पाकिस्तान से ये खबर है, एक अमीर महिला ने अपने ड्राइवर से शादी कर ली। इतना भर बताने में कुछ भी बिजार नहीं है, लेकिन बात यह है कि महिला ने इस बात से मुग्ध होकर के शादी की कि जो उनके ड्राइवर साहब हैं वो जिस अंदाज से गाड़ी का गियर बदलते हैं वो उन्हें बहुत पसंद आया। तो वो कार चलाना सीखने के लिए उनके साथ जाती थी। उन्होंने देखा कि ये कुछ अलग तरह से गाड़ी का गियर बदलते हैं। तो गाड़ी का गियर बदलने में कौन सा आकर्षण हो सकता है? अरे वो जो बस में मैं बैठता था जब, तो आगे बैठता था बोनेट के पास, उनका एक बहुत पहले बस होते थे, उनका जो गियर वो निकला होता था बहुत लंबा सा होता था, और उसके डायरेक्शंस बहुत वो होते थे। ज्यादा पास चले जाओ तो एक आध बार लग भी जाता था। तो उसमें ऊपर काली ठूठी चढ़ी हुई है ना, लगता था कि स्टीमर वाला हत्था जो है यहाँ लगा दिया, और उसमें लिखा रहता था 1 2 3 4 टाइप का वो, लेकिन वो बिना देखे ही यूं धकेल देता था, कभी पीछे ले आता था। तो आप बड़ा चकित रहते थे कि यार मतलब ये स्किल का काम है ना। पर ये जो महिला है, इनका एक्सक्यूज है प्योर। इसका गियर लीवर से कोई लेना देना नहीं है। इनको बेसिकली उनके इंस्ट्रक्टर पे दिला गया और उन्होंने गियर को, क्या बोले, भोजपुरी में बहुत गाने हैं, बहुत अश्लील है। चिंताजनक है। मतलब हमको लगता है कि जो ताऊ कर है एक्चुअली वही हुआ है। कार सिखाते सिखाते हाथ पे हाथ रखा है और बस वहीं से स्पर्शेंद्री जो है ना, वो उसका अपने दृश्येंद्री, घ्राणेंद्री, श्रवणेंद्री, स्वादेंद्री, किन किन इंद्रियों में कन्वर्ट होता गया है ना। यही गियर है जीवन के, माया के गियर है ये। और ऐसी सोसाइटीज में जहाँ ऐसे गियर बदले हैं भाई साहब, जहाँ बहुत कम होता है इंटरसेक्स इंटरेक्शन, कि आप दूसरे जेंडर के आदमी से बहुत कम मिलते हैं, वहाँ पे जब आप कुछ सीखने जाते हैं तो वहाँ सिखाने वाला पुरुष होता है, तो बहुत आसान होता है आकर्षित हो जाना। कितने घरों में लड़कियां जब कार सीखने जाती हैं तो 7-8 साल का एक रेजगारी भाई पीछे वाली सीट पे बैठा रहता है। वो तो इस देश में पहले तो होता ही था कि लड़कियों के साथ एक रेजगारी चलती ही थी। हाँ, साथ में स्टेपनी जाएगा साथ में, और वो ब्लैकमेलर होता है। उसको मतलब नहीं दीदी क्या कर रही है, उसको मतलब है कि दीदी मेरा काट दिलाओ, नहीं कह देंगे कि तुम उससे बात कर रही थी। अरे तो बात तो करूंगी, उससे कार सीख रही हूँ, नहीं तुम उससे बात कर रही थी। ये करते के साथ में, अच्छा बच्चा हम तुमको ला देंगे, तुम ऐसे मत करो, तुम राजा बाबू है हमारा, देखो हम तुमको इतना प्यार करते, तुमको वो सब ठीक है, पहले ये दिलाओ, ये सब बातें मत बताओ, ये पहले, फिर 2 ठे बबल गम, 1 ठे चॉकलेट। तो ये ब्लैक मेलर रेजगारी जो होती है ना, बाप। लेकिन गाड़ी चलाते हुए मुझे एक चीज़ आकर्षक लगती है, चाहे स्त्री करे या पुरुष, मतलब गियर तो नहीं, स्टीयरिंग को ना कुछ लोग बहुत मिनिमल टच के साथ उससे डील करते हैं। मतलब एक तो होता है पूरा ऊपर से पकड़ के उसको हिलाना, और नीचे से, मेरा एक दोस्त करता है वो खासतौर से, ऐसे 2 उंगली से नीचे से एकदम पकड़ेगा और वहीं से उसको हिला के मैनेज करता रहता है, और फुल स्पीड में भी अच्छे से कर लेते हैं। वो कर लेते हैं। दिल्ली में एक यंत्र आता है, मतलब अब सब जगह है वो, एक स्टीयरिंग में एक लट्टू रहता है, वो घूमता है और उससे शायद घुमाने में आसानी होती है। उसको कभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया जीवन में। जिसको भी देखता हूँ मुझे लगता है यार, मतलब इतना बढ़िया गाड़ी आविष्कार किया गया है, उसकी स्टीयरिंग अभी भी गियर ही लगा रहे हो उसमें, तुम क्या ये लगा के रखे छोटा सा, उससे शायद वो दंदना के यूं घुमाने में आसानी होती है। पर मैं बचपन से इस बात का बहुत मैंने देखा है कि कुछ लोग गाड़ी यूं चलाते हैं, वो भी समस्या है, दोनों हाथ से सामने और दोनों हाथ घूमता है ऐसे, है ना, वाइपर की तरह। हाँ, कुछ लोग यूं चलाते हैं, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे। कुछ नॉर्मल जो 10 बजे वाला जो होता है, 10 o'clock, वो वाला जो है वो तो नॉर्मल लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं, उंगली लगाते हैं और उसके जो स्टीयरिंग में जो बार होते हैं उसको फंसा के घुमाते हैं। मजा बहुत आता है उसमें, लेकिन वो बहुत लेकिन सबसे फनी मुझे वो दृश्य याद है कि प्रीमियर फिएट जो होती थी पहले, प्रीमियर पद्मिनी, उसमें एक एल्डरली ड्राइवर थे, मैं उनके बगल में बैठा था। उसमें एक ही सीट होती थी बाय द वे, ड्राइवर और पैसेंजर सामने, लंबी सी सीट होती थी। तो वो ऐसे चलाते थे, तो मुझे लगता था कि यार एक वक्त के बाद कैसे मुड़ेगा ये जाम हो जाएगा। क्योंकि वो उनके दोनों हाथ साथ में लगे होते थे। नहीं, वो तो विचित्र है। और उसमें देखो, ये जो सबसे आइडियल तरीका वही है, ताऊ हमसे कहते हैं कि 10-10 मोड में चलाना चाहिए।
हमारी आदत है वन हैंड ड्राइविंग वाली, मैं हम भी एक ही हाथ से ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, जब तक कि बहुत भीड़ 10-10 क्या लगता होता है? कि मतलब हाथ 10:10 अच्छा ऐसे, मध्य के से थोड़ा सा ऊपर, पर दोनों हाथ एंगेज होंगे ना उसमें। हाँ, दोनों हाथ एंगेज होते हैं। तो उससे प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छा रहता है, और वो आपका ना विजन ब्लॉक कर रहा है ना बाकी चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है। बहुत जो सीधा पकड़ते हैं ना उनके बारे में मुझे लगता है कि मुझे जो आदमी ऊपर से पकड़े रहता है स्टीयरिंग, हाँ, उसका विजन भी ब्लॉक उसके बारे में मुझे लगता है एक तो विजन ब्लॉक हो रहा है, दूसरा क्या है कि कभी भी कोई सामने ठोकेगा ना, इनके हाथ इनकी हत्या कर देंगे है ना, दुईठे सरिया खप से कुछ चाहिए तो आगे का कोहनी से है ना कोहनी निकाल लें फिर। सुसाइडल हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, जो खत्म हो जाएगी उनके। पर ये होता है कि गाड़ी में जब आपको ये एहसास नहीं होता कि आप चला रहे हैं, वो अवस्था होती है जब आप और आपका यंत्र जो गाड़ी है वो एक हो गए हैं। वो जब से राधा श्याम के नयन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम वाला मामला होता है कि गियर भी खुद ही बदलता, आप ही बदल रहे होते हैं, आपके पैरों से बदलता है। नहीं, एहसास नहीं होता आपको, आप कॉन्शियसली उसको नहीं कर रहे होते हैं। गियर भी बदलते हैं, क्लच इत्यादि जो दबाते हैं वो सब कुछ अपने आप हो रहा होता है, और आपका एफर्ट जो है वो सड़क देखने में इत्यादि में जाता है। आपका ध्यान फिर सोचने बतियाने में, हाँ, सोच सोचने रहे हैं बतियाने आप। बलियाने में, गाना सुनने में, गाने को साथ साथ गाने में, है ना, नबी नबी है नबी नबी, आप जो है एक्टिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अभी तो एकदम जैसी हो गया वो है, एकदम अवस्था होती है, वो अवस्था जो है ना जीवन में, आप जब सब कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें कि आप और एक मशीन एक हो जाते हैं। जैसे कई आदमी टाइप करते हैं, मैं जब टाइप करता था पहले तो मुझे देखना पड़ता था, मैं अभी भी टाइपिंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर मैं टाइपराइटर पे देखा है लोगों को जो कि नीचे तो देखते ही नहीं थे कभी भी, और वो मतलब टंकण जिसको ना लिटरली वो टंकण कर रहे होते थे और वो हो जाता था। वो अवस्था जो है ना, वही आत्मा परमात्मा का मिलना टाइप का अवस्था होता है। दक्षता। आप तो एक दक्षता आध बार हो बाबा जाती कर देते होंगे ऐसे नबी नबी चलते हम हुए बहुत बाल कुछ वाल करते हिला रहते के। हैं, हम बहुत कुछ करते रहते हैं, कुछ चबा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ और मोबाइल मैसेज देखने लग जाते हैं, फिर याद आता है कि नहीं मैसेज देखना हाँ, ठीक नहीं वो है, गड़बड़ है। लेकिन बीच में अलर्ट आ गया, बहुत देर से अलर्ट आ रहा है, तो फिर हमको लगता है कई बार क्या होता है ना कि उसमें ना ड्यूरेशन वही गलत होता है। आप 2 सेकंड के लिए देखना चाहते हो पर आप 2 सेकंड में रख नहीं पाते हो, आप वो 3 या 4 नहीं, वो 2 सेकंड काफी होता है, हाँ क्योंकि आप और गाड़ी एक थे, इसलिए कुछ भी तकलीफ नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कुछ। सडनली आप हट जाते हो गाड़ी से। नहीं तो हम अनलॉक नहीं करते हैं फ़ोन को। अच्छा, हम क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन ट्रे को ऐसे झुर्र करते हैं एक बार, तो उसमें दिख जाता है कि किस किस के मैसेज आए, डेंजरस है। और वहाँ पे हमको लगता है कि बस वहाँ से तय कर लेना है कि अब ये मैसेज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। डेंजरस है, हाँ डेंजरस तो है, उतना भी डेंजरस मोबाइल है। को छूना dangerous क्योंकि है। गाड़ी जो है ना एक नियत रफ्तार से चल रही है, और जितने सेकंड में आप वो नोटिफिकेशन के कर्टन को नीचे करते हैं और फिर ऊपर करते हैं, उतना सेकंड काफी होता है गाड़ी को बहुत दूर जाने के लिए। तो वो उसी में बिल्कुल कोई dangerous बाइक है। वाला आ गया टेढ़ा, वो शहर काम में एक सुविधा होती है, वो काम हमेशा रुक के करना चाहिए। शहर में होता है कि जाम लगता रहता है। हाँ, तो शहर में लाल बत्ती का इंतजार करते हैं। कई बार क्या होता है ना, 2 बत्ती मिल गई और बहुत देर से मैसेज बज रहा है, और 2 बत्ती हरी मिल गई, लगता है यार एक लाल मिल जाए देख लेते नहीं। जो भी सुनने वाले हैं वो आए। कृपया मोबाइल फोन हाँ। ब्लूटूथ का उपयोग करके आप बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्क्रीन नहीं देखें। स्क्रीन देखना जो है वो बहुत खतरनाक है। अच्छा, एक और खबर पाकिस्तान से ऐसे अनूठे इश्क की है। वो 22 बरस की एक आलिया हैं, उनको 55 साल के अपने नौकर रफ़ीक से प्रेम हो गया। कारण ये कि रफ़ीक मियाँ जो है मटन बहुत अच्छा बनाते हैं। वाह, तो मतलब उन्होंने उनको नौकरी पे रखा था, और उन्होंने एक दिन रफ़ीक से मटन बनाने के लिए कहा, उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने बनाया, तो फिर उनसे वो प्यार कर बैठी। मटन गियर है इनका बहाना नल्ली गियर। हाँ, मामला कुछ और है ना? मटन गियर है, क्योंकि कहना पड़ता है कि भाई क्यों ऐसा क्यों किया आपने, रफीक में ऐसा आपने क्या देखा। क्या बताऊं उसके हाथ का ना, मैं क्या बताऊं, इतना लजीज बनाते हैं ये, इतना बेहतरीन बनाते हैं ये नहीं होंगे तो मैं कैसे उस खाने को मिस करूंगी ना, आप ये सोचिए। अब ये है, मुझे जो सबसे चीज़ पसंद है वो मुझे रोज़ बना खिला रहे हैं। लफाजी है भाई साहब, ऊन का गोला है, स्वेटर बिन जाएगा आगे चल के, बहुत दिन तक गोला रहेगा नहीं। मटन बनाने के लिए खामखा खुश हो रहे हैं यहाँ। हाँ, हम भी पहले खुश हुए थे, बाद में सोचा क्या ये क्या है, मतलब इस हिसाब से तो अब तक हमको मतलब 100 ठहरानी होनी चाहिए थी। नहीं, दूसरी बात है
कि फिर ये हम आज तक भी काम करते हैं, मसला ये नहीं है, जनवासा.com बनाते हैं। मसला है कि वेबसाइट। रफीक तो अच्छा मटन बनाता था, आलिया बाजी क्या बनाती थी? रफीक ने भी तो शादी की है ना? नहीं वो है भाई देव, आप घर वही चला रहे हैं रफीक, और ये अपना कुछ नौकरी या बिजनेस जो भी करके पैसा कमाने का जिम्मा इनके पास है, और घर जो होम मेकर रफीक हैं अब शादी के बाद। 55 की उम्र में मटन बनाना है, डेंजरस है। अगला विषय ये है कि ताऊ ने ना 3 ताल में ही एक बार बोला था, रॉ में थे उस दिन, उन्होंने बोला था कि किसी की ना सुने, अपनी भी ना सुने, है ना। तो उस पर ही कुछ जिनको बात समझ में आ गई, बात इतनी ही थी, ये पूरी बात थी, जिनको समझ में आ गई ठीक, जिनको नहीं आई उन्होंने कहा कि इस पर थोड़ा वो विस्तार चाहते हैं, और वो समझना चाहते हैं कि किसकी सुने या किसकी सुनने जाएं, यानी सलाह किससे लेना चाहें, इस पर एक बार बात हो। तो सलाह लेने का कोई उपयुक्त पल होता है या उपयुक्त व्यक्ति होता है? क्या आप लोग जैसे 2 तरीके हैं उसमें कि स्वयं से अधिक संवाद करें, कोई ऐसे उलझन का समय है तो खुद से बात करें और हो सकता है आपको एक रास्ता मिल जाए। दूसरा है कि आपका कोई बहुत ट्रस्टेड पुराना ऐसा गाइडिंग फिगर जैसा आदमी है जिसके पास आप जाएं, जिसके साथ आपका तजुर्बा भी उस तरह का रहा है, तो आप उससे सलाह ले लें। आप लोग अपने निजी जीवन में सलाह मशवरे वाला बहुत फॉलो करते हैं या आत्मचिंतन वाले में मोड? आत्मचिंतन वाले में बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सलाह मशवरा जो है ना बहुत ही संदिग्ध चीज़ है। जैसे सलाह देने वालों लेने वालों को हम लोग की तरफ एक बात कही जाती है, लोग ऐसे मौज मौज में कहते हैं, अगर बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है कि कोई सज्जन ने अपने मित्रों से पूछा कि यार हमारा विवाह नहीं हुआ है लेकिन हम बाप बनने वाले हैं, तो कुछ उपचार बताओ क्या करें। तो उन्होंने कहा कि बताते हैं, और शाम तक पूरे शहर को खबर हो गई। तो ऐसे सलाहकारों से बचें। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि ये तो एक मजाक वाली बात होगी, लेकिन सलाह उससे लेनी चाहिए जो सलाह के प्रति गंभीर हो, उत्तर के प्रति गंभीर हो। सलाह उसको देनी चाहिए जो उत्तर के प्रति गंभीर हो। और हमारे जो उसको आस खोल बोला जाता है भाई। कुछ लोग ना पूछते हैं सबसे जाके, करते किसी की नहीं है, सलाह ले ली और फिर किया कुछ और, तो क्यों ली थी? ये एक्चुअली वर्ड है क्या, मतलब आस खोल बोलते हैं उनको। अर्बन डिक्शनरी के वर्ड्स बता रहे हैं। खतरनाक शब्द है भाई ये तो। नहीं वो है। और क्या है सलाह में ना बॉस, मैं तो आत्मचिंतन भी बाबा एक जो है ना वो एक झोल है उसमें। आपका मन जो है ना आपको बहुत उल्टी सलाह देता है और बाद में आप पछताते हो। 2 तरह की, मैं कल ही बात कर रहा था इसके बारे में अपने साथियों से अबाउट हेडलाइंस, कि पहली हेडलाइन जो मन में आए बहुत ज़बरदस्त आती है, देना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि वो जो मन का एक फ्रंटल वाला हिस्सा है ना वही कहता है ये गाड़ी ले लो, अरे लोन तो चुका देंगे, गाड़ी ले लो, इतनी मस्त गाड़ी है, इसको तो लेना ही चाहिए। और लेने के बाद फिर कोसते हैं अपने आप को। या कोई परफ्यूम ले लिया या कोई चीज़ यूं दिख गई इतनी अच्छी और मन कहता ले ही लो यार, क्या बात कर रहे हो। ताऊ सबसे होता है जूते में। हाँ, आदमी जूता 100 जूता देख के एक जूता पसंद करता है और उसको पहन के जैसे दुकान से बाहर निकलता है और बगल वाली दुकान से जा रहा होता है, वो भी जूते की होती है, वहां पे कोई दूसरा जूता देख के यार पछतावा ये लेना चाहिए। उस लिहाज से मैं ये मानता हूं कि 2 तरह की सलाह होते हैं। आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो मैकेनिक से सलाह ले सकते हो, जिनके पास वही गाड़ी है उनसे सलाह ले सकते हो। ये दुनियावी चीज़ों के लिए है। जो आपको कुछ निर्णय करना है, जो आपका भविष्य निर्धारित करेगी, आप अपने आप से पूछोगे तो बहुत गलती करोगे। आपको कुछ और बता देगा, आप खुद को कुछ और बता दोगे, फिर बाद में उसी बात पे यार मेरा मत ही मारा गया था, मत मारी गई थी मेरी, मैंने पता नहीं क्यों कर लिया ये। उसका एक तरीका जो है मतलब सलाह खुद को देने का, वो ये है कि आप अपने सलाह को रिजेक्ट करो। अब विकल्प देखो, ठीक है। आप जो खुद को सलाह दे रहे होते हैं ना, आपका सलाह नहीं होता है। जैसे हम कुछ बोल रहे होते हैं, कन्वीनियंस होता है। हाँ, तो आप ना एम्प्टी आउट करो पहले
पात्र बनाओ अपने आप को सलाह का। पात्रता तभी आती है जब आप खाली होते हो, भरे हुए पात्र में कुछ समाता नहीं है। आप बैठ जाओ और ये ठान के चलो कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय है, इसको मैं 6 घंटे दूंगा, क्योंकि इससे मेरा पूरा जीवन निर्धारित होने वाला। भाई आज के 6 घंटे नहीं देना और 6 मिनट में निर्णय कर लेना, ये मुझे अगले 6 साल तक, 60 साल तक सालेगा। उससे बढ़िया है कि उसको 6 घंटे दे दें और आप बैठ जाएं एकदम प्रण करके कि आज इसका उत्तर सही निकाल के रहूँगा, और जितने उत्तर आए सब रिजेक्ट कर दें कि फलां बहुत खूबसूरत है, उससे शादी कर लेता हूँ। नहीं, ये भी नहीं। उसका 15 और ऑप्शन आएंगे, 16 आएंगे, 17 आएंगे, 20 आएंगे। दिमाग की एक लिमिटेड क्षमता है। ये जितनी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई थी इधर उधर से, तरह तरह के सेंसेस से, लोगों से सुनी हुई बातें, वो सब जब तक निकल नहीं जाएं तब तक आप अपना निर्णय फाइनल ना करो। जब एम्प्टी हो जाए तो छोड़ दो प्रयत्न, तब फिर क्रिएशन करने की जरूरत होगी। तो आपका जो भी आपके अंदर है, इतने दिनों का एक्सपीरियंस है ना, वो फिर जुड़ेगा। वो जो पात्रता आपने क्रिएट की है कि मैं इस सलाह का पात्र हूँ, मुझे इसमें सलाह चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ फूट जाएगा। तब वो सही निर्णय होगा, क्योंकि आपने तब तक सारे निर्णयों को परखा हुआ है और वो आपके अंदर बैलेंस क्रिएट हो जाता है फिर। लेकिन आप जब तुरंत निर्णय करते हो, वो बाबा जब मटन बनाते हैं ना, तो उसको मैरिनेट करते हैं। जल्दी वाला भी बनाते हैं, अभी तो गेस्ट आ गए फटाक से, तो निकाल के थाव करो, फटाफट निकाल के तड़ातड़ तैयार, एकदम टेबल पे लग गया, सबने खा लिया, चले गए। लेकिन उसमें ना बाबा को रस मिलता है ना, तो वो खाना होता है। और जब आप पूरी प्रक्रिया का पालन करते हैं कि अगर किसी ने बोला है आधे घंटे तक इसको मैरिनेट करना चाहिए, तो 30 मिनट उसको मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो जो पारखी होते हैं, तो जब इतने छोटे से डिसीजन में, इतनी छोटी सी प्रक्रिया में, जो कि पेट में जाना है और सुबह निकल जाना है, टेस्ट बड्स को थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट मिलती है 30 मिनट के लिए, उसके लिए आप ऐसे प्रोसेसेस को फॉलो करते हो। अपने जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो किसी को ना लेने दें, किसी को भी नहीं, खुद से लें। मैं क्या ऐसा करता हूँ? बहुत कम। जो भी मन में आया कर लिया, फिर बाद में पछता है। यही जीवन है। लाइफ इज मेड ऑफ डिसीजंस एंड रिग्रेट्स। एक इसमें वो है ताऊ, जैसे कहते हैं कि सुने सबकी करें अपनी, तो उसमें ये है कि बात करके देखने में क्या हर्ज है, अगर आप अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लें कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। आप कंटेंट कलेक्ट कर, कई बार क्या होता है आपको चीज़ों को पता ही नहीं होता है। अब हमको ऐसे वेरियस आर्ग्यूमेंट, इसलिए मैंने बोला दुनियावी चीज़ों के लिए कि फलां चीज़ की वो स्पेसिफिक नॉलेज कोई स्टोरी है। जैसे हम लोग यहाँ बैठते हैं न्यूज़ रूम में, कोई स्टोरी है, उसकी क्या हेडलाइन होनी चाहिए। बेस्ट होता है कि 2-4 लोगों से सलाह करें, जिन लोगों ने ऐसे बहुत सारे हेडलाइन दिए होंगे पास्ट में, उनसे बात करें। जो मतलब सीनियर जो होते हैं, वो 20 साल से यही कर रहे हैं, उनसे बात करें, और फिर आप निर्णय करते हो। तो पर ये दुनियावी चीज़ है। आपको स्वयं को लेकर जो निर्णय करना है, जिसमें कि और कोई अफेक्टेड नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे, तो फिर आपको वो स्वयं करना चाहिए। पतंगे का फैसला जो है ना, हाँ, पतंगे को करना चाहिए। दीपक उससे फायदा ये होता है, दीपक कर आप कभी दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। आप कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, तब आप खुद को भी ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि वो निर्णय आया हुआ होगा। मत्ती जो मारी हुई कहते हैं ना, वो वही कहते हैं जो कि टेम्पररी जो है डिसीजन ले लेते हैं, और अपना ही दिमाग कहता था, किसी से नहीं पूछते, किसी से नहीं पूछते, अपना दिमाग कहता है और कर डालते हैं, फिर पछताते हैं। कोई बुराई नहीं है करके पछताने में। हम लोग तो इस पे चर्चा करते रहते, बिना करके मत पछताओ, करके पछताओ। नहीं भाई, हम उसमें जो ताऊ ने तरीका बताया ना, चेकलिस्ट वाला, हमारा तरीका उससे सिमिलर है। और वो ये है कि आप के दिमाग में जितने भी ऑप्शंस हैं किसी चीज़ को लेकर के, जैसे आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए अब इस पड़ाव पे आकर के, या मुझे इस तरह का काम करना चाहिए, इस तरह का बिजनेस करना चाहिए, इससे विवाह करना चाहिए, इस शहर में चले जाना चाहिए, ये वाली पढ़ाई कर लेनी चाहिए, अपनी सेहत के लिए ये करना चाहिए। ये जितने निर्णय हैं, इन सारे निर्णयों को आप एक तरफ कॉपी को बीच से खोलें और बाईं तरफ ये सब लिख डालें
जो जो विकल्प आपको तुरंत समझ में आ रहे हैं, उनका पॉजिटिव साइड क्या है, वो सब आप बाईं तरफ लिख डालें। और फिर जो ताऊ कह रहे हैं ना कि उसको एम्प्टी कीजिए, हमारा जो एम्प्टी वाला हिसाब है वो ये है कि इस बाल्टी को हटा दीजिए, अब दूसरी बाल्टी रखिए कि ये तो भरी है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। क्योंकि आदमी कई बार क्या है ना कि अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपना असेसमेंट करता ही नहीं है, और उसके विकल्प जो है ना, उसके कंफर्ट और जो उसकी फेमिलियरिटी है उसके इर्द गिर्द रह जाते हैं। मीडियोक्रिटी उसी से होती है। जैसे एक पंडित का बच्चा रह गया। एक पंडित का बच्चा अपनी जिंदगी में सोचता ही नहीं है कि मैं मत्स्य पालन या मुर्गा पालन के बारे में सोचूं कभी, उसको विचार ही नहीं आता है। और कोई हो सकता है कि कोई दूसरा बच्चा हो जो मतलब पोल्ट्री फार्म खोल करके उसने करोड़ों कमा लिए, और ये उसके यहाँ बाद में जाकर के वो मुंशी हो जाएंगे हिसाब जोड़ने का कि हाँ भैया इतना आवर है, इतना कैश दे गए हैं, इतना कहीं चेक से दे दे, 3 दिन बाद नौकरी वहीं कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर एक ठप्पा नहीं, कहीं क्या कर रहे हैं उनके यहाँ, उनकी फैक्ट्री में, उनके फार्म में काम करते हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम कैसे अपने ऊपर ले लें कि हम मुर्गा पालते हैं, हम तो शर्मा हैं, पावे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने दायरे के सभी विकल्पों को एक तरफ आप पहले लिख डालें बाएं में, और उसके बाद आप सोचें कि दाहिनी तरफ इन सब के अलावा और क्या किया जा सकता है, उनको लिखें और उनके बारे में सोचें कि इनका प्लस माइनस क्या है। हमेशा असेसमेंट इन दोनों के हिसाब से करना चाहिए कि इधर जो हम सोच रहे थे, जो हमारे ऑब्वियस चॉइसेस थे, इनमें हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, और जो दूसरी तरफ वाले हैं, जो ताऊ ने तरीका बताया है, जो मैंने तरीका बताया है, इन दोनों तरीके या इसके अलावा कितने भी और तरीके हों, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हर तरीका पंचतंत्र की कहानी की तरह है, वो अप्लीकेबल एक जगह पे होता है, एक जगह पे नहीं होता है। जैसे मुझे लगता है कि मैं जर्नलिज्म के अलावा 5 या 6 चीज़ें ऐसी हैं जो मिनिमम और कर सकता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। कम 15 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने आप को जीवित रखने के लिए कर ही सकता हूँ और ठीक ठाक कर लूँगा। बहुत सारे लोग 15 वाले में नहीं होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि नहीं जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ें मेरे से और हो सकती हैं गिरी से गिरी हालत में, या वो करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। लेकिन 5 चीज़ों को लेकर मेरा ये है कि नहीं, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ठीक ठाक कर सकता हूँ, उसमें मैं नाम, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता अपनी पूरी कर सकता हूँ। तो सबके पैरामीटर अलग किस्म के हैं क्योंकि व्यक्ति अलग है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि इतना कैलकुलेट करके चलो, लेकिन आपके सामने जो एग्जाम्पल खड़ा होता है वो दरअसल कैलकुलेट करके था ही नहीं, उसने अचानक से किसी दिन कोई निर्णय लिया और वो बहुत बड़ी चीज़ बन गया। उसी की तरह बहुत सारे लोगों ने अचानक निर्णय लिया था और वो ज़मीन दोज हो गए, ख़त्म हो गए, या कोई बहुत कैलकुलेट करके चला फिर भी फेल हो गया। हाँ, कोई फिक्स फार्मूला तो नहीं, तो उसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। इसलिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना कि सलाह अंतिम सत्य नहीं है, चाहे वो आपकी हो, स्वयं को दी हुई सलाह, चाहे आपने आपको किसी ने दी हो या आपने किसी को दी हो। सलाह केवल एक परामर्श है, वो व्यक्ति के काम, उसका जो एफर्ट है और उसके बाद में उसकी जो पारिस्थितिकी है, उन सब चीज़ों से भी प्रभावित होता है। लक वक्त तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अब जैसे हमारा भाई है, उसने एक ये कौन सा एयरबीएनबी टाइप नहीं होते हैं घर, उसने मनाली में एक 3 मंजिला लकड़ी का बना हुआ ओल्ड मनाली वशिष्ठ में एक घर ले लिया और उसको लाखों रुपए उसने दे दिया ओनर को। उसने 5 साल का पैसा एडवांस लिया, 10 साल की वो लीज़ हुई और उसका ये था कि एयरबीएनबी बना करके और इससे अच्छा रिटर्न आएगा, ये एकदम फ्लरिशिंग बिजनेस है। और ये हमारे भाई के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं यूरोप में और तमाम सारे, उसके बहुत सारे दोस्त और सर्किल इस तरह का है, वो खुद भी ट्रेवलर है तो उसके सर्किल बहुत मजबूत है। तो उसका ये था कि ये दिस विल बी सुपर सक्सेसफुल। उसने 2019 के आखिर में ये निर्णय लिया, उसमें पैसा लगाया और 2 महीने बाद लॉकडाउन, कोविड आ गया और 2 साल तक कोविड रहा, 0 रिटर्न, पैसा डूबा हुआ। और इस साल मार्च में जब लगा कि अब सब सामान्य हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट से वो पूरा का पूरा घर लकड़ी का
अग्नि में समाहित हो गया, ओहो। उसमें आग लग गई। तो अब इसमें निर्णय उसका बहुत सही था कि मैं केवल इंजीनियर ही क्यों रहूं, मैं कुछ और भी कर सकता हूं और आगे चल के ये मेरे लिए एक जरिया बन सकता है। मैं इंजीनियरिंग छोड़ करके एक ज़्यादा बैक टू नेचर, क्लोज टू नेचर, ऑथेंटिक, फ्रेश, ऑर्गेनिक लाइफ में चला जाऊंगा, इसी तरह के लोगों को एंटरटेन करूंगा, इसी तरह की जगहों पर रहूंगा। उसका सोचना बहुत अच्छा है। लाखों बच्चे ये सोचने का साहस नहीं कर पाते, लेकिन सोच करके, और उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा था कि इससे अच्छा धनार्जन होगा और हम भी सेटल हो जाएंगे। लेकिन वो बाउंस कर गया, तो वो उल्टा हो गया। वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट और वो पूरा का पूरा एफर्ट, वो सब मिट्टी हो गया। इट इज़ ऑल ज़ीरो। और उसको कंपनसेट करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको जो डैमेज हो गया है वो पोजीशन आपका था, तो उसको कंपनसेट भी करना पड़ रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि कोई भी सलाह, चाहे आपकी हो चाहे कि, वो बहुत पारिस्थितिकी बहुत सारी चीज़ों को तय करती है। आपने बहुत बढ़िया बाग देखा, मलिहाबाद में आम फर रहा है और बढ़िया कमाल की फसल हुई है, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये 5 लोगों के जो बाग है ना, ये लगभग 35 बीघे में, ये बेस्ट, सबसे बढ़िया रसीला दशहरी इनके पास है, लंगड़ा भी इनके पास है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने ले लिया ठेके पे कि इस साल की फसल का हम आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपया देंगे, और आपने कैलकुलेट किया कि 2.5 से 3 करोड़ का आम इसमें से निकलना ही निकलना है। ये आप कैलकुलेट करके चल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि उस साल चौंपा लग गया, आंधी आ गई, आंधी आ गई, चौंपा लग ऐसी गया। कि सारा टिकोला आपका जमीन पे। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप करें क्या, क्योंकि आप तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे चुके हैं, एक साइन ना कर चुके एक चीज़ है बबल, बहुत सारे ऐसे लोक कथाओं में, पुरानी कहानियों में ये कई बार एक किरदार होता था जो बहुत उलट बांसी वाली भाषा में, कोई फकीर होता था, कोई भिखारी होता था, या कोई पागल व्यक्ति होता था, जो मुख्य किरदार को, कहानी के मुख्य किरदार को कोई ऐसी सलाह अनजाने में दे जाता था जो उसके बड़े काम आती थी कि बिल्कुल। उल्टे चले जा, इतना कह दिया, फिर वो आगे गया, पता चला आगे शेर से बचा लिया इस सलाह ने। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सलाह, जैसे अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अक्स फिल्म के लिए ये फ्रेंच कट दाढ़ी वाला लुक सजेस्ट किया, तो उन्होंने रख लिया और उनका कि आप इसको रखो, उन्होंने रख लिया। और उसके बाद वो एक नई पहचान, उनकी बढ़ती उम्र के साथ जो अमिताभ बच्चन की पहचान बन गई, बिल्कुल, जबकि क्लीन शेव हुआ करते थे, जबकि क्लीन शेव हुआ करते थे। ऐसे ही संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो जेल में थे और बहुत एंग्शियस रहते थे कि क्या होगा, तो एक हवलदार ने उन्हें ये सलाह दी कि आप ना कोशिश करो, बहुत मुश्किल काम है, पर कोशिश करो कि आप उम्मीद छोड़ दो। और बोले कि फिर मैंने बहुत एफर्ट लगाया और मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैं 2 दिन में 4 दिन में निकल जाऊंगा, और फिर मेरा टाइम बहुत जल्दी और आराम से कट गया वहाँ जितना। एक उम्मीद छोड़ने सोचिए कितनी तलब खत्म हो गई। इसमें क्या है कि एक हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई कहेगा कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे, हाँ। है ना। पर अगर मुझे तैरना आता है तो क्यों नहीं कूदूंगा, और किसी के कहने का इंतजार क्यों करेंगे। और कुआं अगर सिर्फ 5 फीट गहरा है और उसमें पानी नहीं है और मुझे तैरना नहीं आता, तो क्यों नहीं कूदूंगा। लेकिन हमारा जो पूरा अभी तक का था ना, मैं सबसे, जो भी सुनने वाले हैं जिन्होंने सुना यहाँ तक, हमने जो कुछ बोला उसे भूल जाइए, क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि सलाह लीजिए मत। अब मैं आखिर में आता हूँ सलाह देने पे, क्योंकि आप नहीं लेंगे पर कुछ मांगेंगे लोग, तो उनको देना पड़ेगा। अरे हमसे कोई सलाह मांग ले, मांग के तो दिखाए। सलाह मांगने एक पर, सवाल पे बोला हम आधे घंटे सलाह देते। अगर कोई सलाह मांगे और आप सलाह दें, एक अच्छी चीज होती है सलाह देना, तो उनको चार्ज जरूर करें, 5 रुपया ही सही, मुफ्त की मत दें, तो उसको भी वैल्यू लगेगी इसमें कि मेरा 5 रुपया गया है, ये सलाह की कीमत थी। कभी भी मुफ्त में सलाह नहीं दें, चाहे वो आपका घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। वो बोले कि यार क्या करना चाहिए, मुझे गाड़ी लेनी चाहिए, आप उनको बोलिए मुझे 100 रुपये दो, उसको बता दीजिए नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, लेकिन चार्ज जरूर करें। मुफ्त की सलाह कभी मत दें। हाँ, पसंद नहीं दोबारा मत पूछना। अब ना कभी ऐसे सलाह ले नहीं और दें तो मुफ्त की ना दें। मुझे वो वाले किस्से बड़े मज़े देते हैं जिसमें एडवाइसेस गॉन रॉन्ग,
जिसमें सलाह दी गई, पर वो आगे चल के गड़बड़ हो गई। जैसे कि एक डॉक्टर साहब ने एक मरीज़ को बोला कि भाई अब तुम्हारा जो है लीवर ठीक नहीं है, तुम शराब अब मत पियो। तो बोले डॉक्टर साहब एक पैक तो ले सकता हूँ। बोले नहीं भाई। बोले सर एक पैक से क्या हुआ? अच्छा चलो एक ही लेना, एक से ज़्यादा मत लेना। बोले ठीक है। अगले दिन घर आए, उन्होंने 2 लगा लिए। तो पत्नी ने कहा कि डॉक्टर ने तो एक ही बोला था। बोले एक पैक की पर्ची दूसरे डॉक्टर से बनवा रखी। तो वो है ऐसे ही। इसमें एक है कि एक पैक कहा था लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बताई थी। 60-90 अपने हिसाब से बनाया है। नहीं, उसमें एक और ये भी तो है कि वो एक डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब बस रुक नहीं रही है, चल रही है दनादन, तो कुछ बता दीजिए, बस पतला है बहुत मामला। तो बोले नींबू लीजिए, अब कोई ऐसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, आप जो नींबू लें ठीक हो जाएंगे। तो अगली सुबह मॉर्निंग वॉक में मिले दौड़ते हुए। बोले ठीक है डॉक्टर साहब। बोले आप बताइए आपका क्या हाल है, अब पहले से बेहतर? बोले डॉक्टर साहब क्या बताएं, जब तक नींबू लगाए रहते हैं तब तक रुकी रहती है। यार गोल के पीने को कहा था तुमको। तो ये है एडवाइस इज गॉन रॉन्ग। पर आपने वो फिल्म देख ली क्या? मतलब मैंने आपका कुछ, आपने एक रिव्यू ट्वीट किया था मनोज बाजपेयी की, एक जो फिल्म आई है गली गुलियाँ। देखी नहीं देखी? अच्छा, मैंने वो देखी फिल्म। चलिए मैंने अगली बार रिव्यू पूरा पढ़ा। हाँ मुझे देखना है, हाँ। वीकेंड में देखूंगा। हाँ, थोड़ी स्लो है, अलग थोड़ी डार्क टाइप की फिल्म है, पर आप भी देखिएगा बाबा। थोड़ा एक रिकमेंडेशन जैसा भी हो जाएगा, अगली बार बात भी कर लेंगे, क्योंकि वो है मतलब। हाँ, हमने एक फिल्म है। देखी, हम बहुत थोड़ा सा दुखी हुए उसको देख करके। चंदेरी में उसकी शूटिंग हुई है, जनहित में जारी। स्त्री? जनहित में जारी, अच्छा, डायरेक्टर वही है। जनहित में जारी। हाँ। डायरेक्टर शायद वही है जिसने स्त्री बनाया है, लेकिन अपने को जमा नहीं। और उसमें सारा दोष, कास्ट उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन दोष जो है वो डायरेक्टर महोदय का ही है। संवाद लेखन से लेकर डायरेक्शन तक उसमें कमजोरियां हैं। चलिए मैं चिट्ठियां पढ़ता हूँ न्योता वाले श्रोता। पहली चिट्ठी है फ्रैंकफर्ट से गोरखपुरिया 3 तालिया दीपक सोलंकी की। ताऊ बाबा और सरदार को सादर नमस्कार। एपिसोड 106 में नहाने पर बात हुई। रात में सुन रहे थे, दोबारा नहाने का मन कर गया, नहा भी लिए। नहाने के इतने तरीके और आप तीनों के अनुभवों से पूरा रिलेट कर पा रहे थे। बाबा ने जो सरसों के तेल वाले तरीके का जिक्र किया, बचपन में पूरे जाड़े उसी विधि से नहाना होता था। हाँ, सेटअप थोड़ा अलग होता था। लड़कपन में जब दादी का राज था, बिना नहाए ना तो कुछ खा सकते थे, ना ही स्कूल जा सकते थे। वो नियम धीरे धीरे आदत में बदल गया, जो वीकेंड को छोड़कर आज भी कायम है, बस स्कूल की जगह ऑफिस ने ले ली है। वापस आते हैं बचपन में। तब टोटी सिस्टम नहीं था। घर के आंगन में सीमेंट का एक चौकोर चबूतरा, उसके बीचों बीच नल और लगभग सटे हुए एक गुसलखाना और एक पैखाना। गुसलखाना सिर्फ घर की महिलाएं इस्तेमाल करती थीं, पुरुष चबूतरे पर नहाते थे। जाड़ों में कटोरी में सरसों के तेल लेकर चबूतरे पे पहुंचते, फटाफट स्वेटर कपड़ा निकाल के ऊपर अरगनीप टांग देते और मालिश शुरू। पापा का नियम ये था कि मालिश के बाद दंड बैठक मारना है, ताकि देह अंदर से भी गर्मा जाए। उसके बाद अच्छा ट्रिक होता है। हाँ, उसके बाद स्टील या एल्यूमिनियम की बाल्टी में नल चला के ताज़ा भाप निकलता हुआ पानी, जो लगभग गुनगुना होता था, वो भरते थे और पीतल के लोटे से फटाफट सर पे डालते थे। तीसरे लोटे के बाद जब देह से भी भाप निकलने लगता, तब सारा जाड़ा भाग जाता। नहाने के बाद किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत भी नहीं रहती। जल्दी से चड्ढी बंडी, नीला पैंट, सफ़ेद बुशर्ट, लाल स्वेटर पहन के तैयार, सीधे रसोई में पीढ़ा लेके बैठ जाते थे खाने के लिए। 6ठी कक्षा से पैंट का रंग खाकी और स्वेटर नीला हो गया, लेकिन रूटीन वही बना रहा है। इन्होंने स्वेटर ही लिखा है, तो मैं स्वेटर ही पढ़ रहा हूँ। बहुत सही लिखा है। हाँ, ठंड भगाने के लिए नहाते समय हम हर हर गंगे बास देव बम भोले कैलाश देव ज़रूर गाते थे। लेकिन एक बार एक गांव गए तो पटीदारी के एक भैया ने इसका एक नया वर्जन सिखाया, जो कि मन मस्तिष्क पे ऐसा छपा कि अभी भी कभी कभार बेध्यानी में निकल जाता है। कुछ ऐसे है, हर हर गंगे बास देव, बभने के लइका चाँप देव, रोए लगी तो पैसा देव, हंसे लगी तो छोर लेप। ये नहीं पता कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि हमारे ठाकुर बाहुल्य गांव में बस एक बाभन घर पांडे बाबा का था, और जब भी वो या उनके लड़के जिलाजीत बाबा गुजरते
तो नहाते हुए लड़के और ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गाते। तो पांडे बाबा भी उतनी ही श्रद्धा से लड़कों के घर वालों को याद करते। यहाँ जर्मनी में मौसम का नहाने पे कोई डायरेक्ट असर नहीं है, क्योंकि घर के बाहर तापमान -10 डिग्री हो या +30, घर के अंदर 23 डिग्री मेंटेन रहता है। सर्दियों में ज़्यादातर गुनगुने पानी से नहाना होता है। ज़्यादा मज़ा मुझे गर्मियों में एकदम ठंडे पानी से नहाने में आता है। गर्मियों में सुबह का तापमान 12 से 20 डिग्री तक रहता है। शानदार मौसम होता है साइकिलिंग के लिए। सुबह उठ के मर मैदान दतुइन कुल्ला से निवृत्त होकर हेलमेट, चश्मा, पानी का बोतल लेके निकल पड़ते हैं अपनी साइकिल पे। 1.25 घंटे और 20 किलोमीटर के चक्कर के बाद जब घर वापस पहुंचो तो पसीने और गर्मी से देह भभक रहा होता है। घर पहुंच के तब बेटे को किंडरगार्टन के लिए तैयार करते हैं। तब तक बॉडी टेम्परेचर नहाने लायक हो जाता है। फिर एकदम ठंडे पानी के नीचे शावर का जो आनंद है, आत्मा तक फ्रेश हो जाती है। उसके बाद दबा के ब्रेकफास्ट करके होम ऑफिस में दुकान का शटर खुल जाता है और एक और दिन शुरू। ताऊ का जबर ठंड में नदी के चिल्ड पानी में खड़े रहकर ठंड पे विजय पाने वाला एक्सपेरिमेंट बढ़िया लगा, कभी आजमाएंगे ज़रूर। और सरदार का वो गरम मसाले वाला कमेंट, जहर। आज के लिए इतना ही। आप सब नहाते रहें, धोते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हो। फ्रैंकफर्ट से गोरखपुरिया 3 तालिया, दीपक सोलंकी। जय हो, जय हो। एकदम फ्रैंक था। हाँ, है ना? वो अच्छा इन्होंने बताया। एक बार वो अच्छा, इस तरह के, हाँ, जो मंत्र वाले हैं ना, इसी मंत्र में जैसे ककहरा याद करने के लिए बताया जाता था, है ना, कि का से कबूतर, खा से खरहा। ये सभी मंत्रों का इफेक्ट एक ही होता है बाय द वे। चाहे आप गंगा गोदावरी का नाम लें, जो भी मन में बुदबुदाएं आप, वो सिर्फ ठंड से अपना ध्यान हटाने का एक रास्ता है। एग्रेशन और एक्शन, और उसमें ठंड से उसको डिसेंट्रलाइज करके कहीं और ले जाना, वही होता है। एक इसी में ककहरे से हमको याद आया, जिससे बता रहे हैं कि हम लोग के यहाँ एक ये था कि नहीं, देखो, का से अगर ककहरा याद नहीं हो रहा है तो उसका एक और तरीका इजाद किया गया कि ऐसे शब्द दीजिए जिससे कि बच्चों को मज़ा बहुत आता है। तो का से काट ले, खा से खरबोट ले, गा से गरियाए देव, घा से घर भाग जा। बढ़िया था। अगली चिट्ठी है मिस्टर नोबडी, महाराष्ट्र से। नाम नहीं बताया, मिस्टर नोबडी। बड़ी हूम आई नो। हाँ। ताऊ बाबा और सरदार को नमस्कार। मेरी ये पहली चिट्ठी है। मैं 3 ताल का नियमित श्रोता हूँ। मेरी उम्र 17 साल है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं एपिसोड 101 से 3 ताल सुन रहा हूँ। मैं इसे स्पॉटिफाई पर सुनता हूँ। पिछले लगभग सारे एपिसोड्स मैंने बिंज लिसन किए हैं। मुझे ताऊ सबसे ज़्यादा पसंद हैं और उनके पंच का मैं ख़ास तौर से दीवाना हूँ। मुझ में और ताऊ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों में लड़कपन है। इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, मुझ में ये ऐब है, आशिक भी हूँ, सदाई भी। इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, एथीस्ट, सैवेज, एंड ही लव्स एंड्रॉयड इंस्टेड ऑफ एप्पल, एंड ही ऑल्सो लाइक्स फॉक्सवैगन कार। वाह। बस इसको एक इंट्रोडक्शन पत्र समझिए। जय हो मिस्टर नोबडी, महाराष्ट्र से। जय हो भैया नोबडी। ये नोबडी बहुत अच्छा नाम है। हाँ। है ना यार, हम भी अगर 19 के होते तो नाम बदल लेते थे। हाँ। आगे भी लिखिए और अपने बारे में और बताइए, और 3 ताल के बारे में और बताइए नोबडी जी। अगली चिट्ठी वंदना दवे, भोपाल से। गुना में कोचिंग से शाम को लौट रही नाबालिग के साथ शहर के प्रतिष्ठित भारतीय परिवार के लड़कों ने रेप किया। निर्भया के बाद लगा था कि कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि हालात और बदतर हो गए। इस घटना से हम लोगों के दिलो दिमाग पर उतना ही असर हुआ जो रोज़मर्रा में ऐसी खबरों को पढ़ने के बाद होता है। वहाँ की लड़कियों का इंटरव्यू देख रही थी। वो लोग दहली हुई हैं इस घटना के बाद। उन्होंने कहा कि मम्मी हमें ना कॉलेज भेज रही हैं और ना ही कोचिंग। इन लड़कों की सज़ा हमें क्यों? ऐसे प्रश्न क्या किसी के दिमाग को झकझोर रहे हैं? 3 ताल का 99वां एपिसोड सुना था। उसमें रात में तफरी करने को लेकर कुछ था। यदि एक लड़की के नज़रिए से सोचा जाए तो उसका क्या अनुभव होगा, इस बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। इसी पर मैं आनंद जी की भी टिप्पणी पढ़ देता हूँ, फिर एक साथ आप लोग बोल सकते हैं। आनंद जी की जोधपुर से इस पर आई है कि फ़िज़िकल और मेंटल मैच्योरिटी की एज अलग अलग होती है। अक्सर शरीर में बदलाव पहले आते हैं, दिमाग बाद में मैच्योर होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस सोच सके। टीनेज को इसीलिए भटकाव की आयु बोलते हैं। ऊपर से सामाजिक ढांचा ऐसा है कि कोई भी अकेली लड़की ऑप्रेस्ड कास्ट की मिल जाए तो फिर क्या कहने। दबंगों की लड़की से थोड़ा डर लगता है लौंडों को, क्योंकि उसके घर वाले पीछे से आकर मर्डर कर सकते हैं भैया जी का। मिर्ज़ापुर के मुन्ना भैया जैसे हर मोहल्ले में हैं। स्कैंडिनेवियन लॉज यहाँ कैसे चलेंगे? अपराधियों को मानवाधिकार दो, फांसी मत दो, कैदियों को 2 टाइम चाय दो, ज़मानत एक अधिकार है।
जैसा देश वैसा भेष और वैसा कानून। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक वकील की फ़ीस मिडिल क्लास की पूरे साल की इनकम से ज़्यादा है। इतना महंगा न्याय लेने के लिए घर बार बेचने के बजाय कट्टा ख़रीदना बेहतर है। तो ये एक ग्रुप में टिप्पणी हुई। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस पे? इन्होंने कहा कि हमने रात की तफरीह का जिक्र किया और उसमें महिलाओं के लिए कितना मुश्किल है रात की नहीं तफरीह पर। उन्होंने सही कहा और उसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग 3 ताल में इसलिए भी उसमें बहुत इन डेप्थ नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम उसके डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं नहीं, हम अपना राय रख सकते हैं। और एक आध बार हम लोगों ने प्रयास किया भी कि बीच में कुछ महिला साथी जुड़ें और वो अपनी बात को रखें, लेकिन ये बहुत आवश्यक नहीं है कि सभी विषयों पे हम बात कर सकें। 3 ताल ने ऐसा कोई बिला नहीं उठाया है कि सारे विषयों पे बात वो करेगा। ये विषय बहुत सही है, इसके ऊपर कभी ना कभी हम लोग चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे ज़रूर, लेकिन वही है, एक चीज़ अंदर रह जाती है कि महिलाओं के विषय पे भी अब पुरुष ही बोलेंगे, ये भी एक टिप्पणी आती है। और इसलिए भी हम लोग कई बार जो सहज आने वाले विषय हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। कानून और कट्टे वाली जो बात है वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप ये सोचें कि अगर सब लोग कट्टा लेने लग जाएं तो देश में फिर स्थिति क्या होगी। अभी जो स्थिति है या जिस रूप से जिस तरह का देश है, आपने खुद ही बताया, जिस तरह का समाज है, जिस तरह के लोग हैं, वो कानून के बाद तो इस हालत में है। और अगर कानून से आस्था ख़त्म करके हर व्यक्ति कट्टे में अपनी आस्था ले जाए तो वो हालत कितनी दुरूह हो सकती है, इसके बारे में सोचिए। रही बात जमानत की और इन सारी चीज़ों की, तो वो उसके पीछे की बहुत लंबी लर्निंग है और वो केवल एक जगह की, एक देश की, एक समाज की लर्निंग नहीं है। राइट टू बेल या कैदी को 2 बार चाय मिले कि नहीं मिले या उसको खाना दें कि नहीं दें, एक सीमा से ऊपर किए गए अपराधों की एक ही सज़ा होनी चाहिए और वो फांसी होनी चाहिए। इस तरह के तमाम सारे तर्क हम लोग सुनते हैं जो भावावेश में भी निकलते हैं और कई बार तर्क संगत भी लगते हैं। दुनिया के कई देशों में इसीलिए फांसी की सज़ा है, हम भी उनमें से एक हैं। दुनिया के कई देशों में लोगों को चौराहे पे मारने की सज़ा है, हाथ काटने की सज़ा है, टॉर्चर करने की सज़ा है, कई तरह की सज़ाएं हैं। उनकी ऐसी सज़ाएं भी हैं जिसको हम अपने लिए, अपने देश के लिए अनुमन्य नहीं मानते हैं। सज़ाओं के पैमाने, सज़ाओं के पीछे की वजह है और सज़ाओं का असली मंतव्य, इन सारी चीज़ों को एक स्वस्थ समाज में कैसे देखा जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग 3 ताल में पहले चर्चा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय तो आया है कि लीगल प्रोसेस और आईपीसी और इन सब को किस तरह से देखा जाए या कितना एक्चुअली कानून में और इन सब में आस्था रखें। लेकिन ये जो आपने कहा कि हम लोग तफरीह की बात कर रहे हैं, तो तफरीह में महिलाओं की तफरीह पे थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग किसी दिन करेंगे ज़रूर। और इस बात से सहमति है उन्होंने जो कहा कि उनके लिए उतना आसान नहीं जितना पुरुषों के। मैं तो सहम गया वंदना जी की का पत्र सुनकर। और मैं इसमें थोड़ा सा मेरा ये है कि हम ये जो समस्या है ना, कानून और कट्टे से सॉल्व नहीं हो सकती। कानून में आप फांसी की सज़ा दे दो, फांसी की सज़ा तो है ना मर्डर पे, कौन सा मर्डर रुक जाता है, कहाँ पे रुका है? सवाल उसका नहीं है, सवाल घर का है, सवाल ये लड़कियों से ज़्यादा लड़कों का है। उस पर कभी भी मतलब प्रधानमंत्री जी ने कभी बोल दिया कि अपने लड़कों को समझाइए, पढ़ाई सिखाइए, पर हकीकत ये है कि हमारा समाज अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, बहुत कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। कार खरीद ली है पैदल चलने वाले ने, जाहिलियत उतनी ही है। रुकना, इसको ये रुकेगा तो शायद नहीं, अपराध कहीं नहीं रुकता, अपराध होते रहते हैं। पर एक ही चीज़ अपराध को नियंत्रित कर सकती है कानून के हिसाब से, वो है कि कानून का उल्लंघन हमेशा सज़ा मिलेगी, ये ज्ञात होना चाहिए सबको। चोर को अगर ये पता है कि चोरी करूँगा और पकड़ा ही जाऊँगा, तो फिर चोरी कम हो सकती है। जब तक ये स्कोप रहता है ना कि मैं बच जाऊँगा, तब तक ये सब होता रहेगा। आप इसको वैसे सॉल्व कर नहीं सकते, सॉल्व इसको समाज ही कर सकता है। इसमें समाज को ग्रो करने की ज़रूरत है। पर क्या दिक्कत है कि हम अभी भी चूँकि पीछे जाने के दौर में हैं, समाज अभी भी ताऊ चला रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे थे शुरुआत में। हर आदमी को पीछे जाने का शौक है, तो फिर हम आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे?
अगली चिट्ठी है वेदराज की। चिट्ठी रही टिप्पणी है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ताऊ ट्विटर पे वर्डल खेलते दिख जाते हैं, इंस्टा पे उनको नहीं देखा। या तो एक स्टॉकिंग आईडी होगी उनकी। एक आईडी है BND_कमलेश के नाम से। BND स्टैंड्स फॉर बॉय नेक्स्ट डोर। भाई वैसे वो उनकी नहीं है। मेरी है एक स्टॉकिंग आईडी, हाँ, पर चूंकि वो स्टॉकिंग आईडी है बताएंगे तो मैं बताऊंगा नहीं। और वर्डल में अभी भी रोज खेलता हूँ, ट्विटर पे पोस्ट नहीं करता। अगली चिट्ठी है नमस्कार, 3 ताल के बाबा ताऊ और सरदार को नमन। मेरा नाम यशार्थ सिंह चौहान है, उम्र 23 साल, पोस्ट लालगंज बैसवारा, जिला लाइब्रेरी, उत्तर प्रदेश। बहुत दिन बाद पत्र लिख रहा हूं, तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आज तक रेडियो की पूरी टीम को 3 ताल के 100वें एपिसोड में आमंत्रित करने के लिए। बहुत आनंद आया और आशा है कि 3 ताल ऐसे ही संचालित और प्रगतिशील रहे। इस बार के एपिसोड में बात नहाने की हो रही थी, तो हम भी कुछ अनुभव साझा करेंगे। हमारे घर के बाहर चौराहा था गांव में, और 3 ग्राम सभाओं को वो 3 सड़कें जोड़ती थीं। बीच में थे एक इंडिया मार्का, जिस पर बाल्टी 2 तरह की होती थी, स्टील वाली साफ पानी के लिए और हिंडोलियम वाली बाकी सारे कामों के लिए। लेकिन दुविधा उस लोटे के साथ थी जिसको लेकर आप नित्य क्रिया भी कर सकते थे और आकर पूरे लोटे पर मिट्टी लगाकर उसे धोकर उसी लोटे से नहा भी सकते थे। और तो और 1-2 बार ज़्यादा खगर लिहिन तो वही भगवानव नहिलाई देत रहन। नहीं, भगवान और व्यक्ति पानी पीता है उस हाँ, लोटे से। और इतनी देर में हम उघारे बैठे नाहेक बिरिया के इंतजार करीत रहन खली। आप देखिए, बीच में हिंदी अवधि स्विच कर रहा है। हाँ। आप देखिए कि उस चौराहे पर कोई गोल चक्कर नहीं था, पर उस एक नलके के होने से कई शादियां, न जाने कितनी रामायण और कितने ही छप्पर जलने से बचे थे। वहीं पर गांव की इनफॉर्मल मीटिंग हो जाया करती थी। आज वहां गोल चक्कर है और उस पर कोई प्रधानी के लिए लड़ता सुरेंद्र बहादुर सिंह का चुनाव निशान नल है, पर वो बात नहीं है। 3 ताल हमेशा से ही नॉस्टैल्जिया में ले जाता है और इसी कारण आज इतना लोकप्रिय है, क्योंकि ये साइंस भी कहता है कि जितना हम नॉस्टैल्जिया में जाते हैं, हाइंडसाइट बायस से हमें चीज़ें, अच्छी मेमोरीज ही याद आती हैं। बाबा अभी कुछ दिन बाद दिल्ली आना होगा, तो खासकर बाबा और आप सबके लिए मन्ना पेड़ा लेके आऊँगा, कृपया स्वीकार कर लीजिएगा। डलमो वाले। जय हाँ। अरे भाई साहब, आपका मुरीद यशार्थ बैसवारा, लाइब्रेरी। हाँ, नाम इनका बहुत सुंदर है, यशार्थ। हाँ। अच्छा योजक नाम है। और बहुत अच्छा लगेगा अगर मन्ना पेड़ा बिना किसी की मृत्यु के आ जाए। तो जैसा बाबा ने उसका वर्णन नहीं, हम किया मंगा है। लेते हैं हम तो, मतलब डलमऊ से रायबली जब होते हैं तो कोई ना कोई आ रहा होता है, तो अखबार में लपेट के आज ठंड टिक्की लेके चले आवत थी। अगली चिट्ठी है ऑडियो चिट्ठी अनीश तिवारी की, डबलिन आयरलैंड से। मैं इसको प्ले करता हूँ। बिजार इंडिया बिजार के जजिंग पैनल को जय हो। अनीश नाम हुआ। ये चिट्ठी पिछले वाले एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये उसके पिछले वाले के एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट में है, जिसमें अंडर 30 वालों पे बात हुआ। थोड़ा सरप्राइजिंग मेरे लिए था, मेरे को लगा था कहीं से पुशबैक आएगा, बट कहीं से आया नहीं, तो मैं सोचा कि मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि क्या है कि वन साइडेड भी नहीं होना चाहिए ना। और डिम्पल भाभी के एक्सपीरियंस से हम लोग को पता है कि निर्विरोध वाला जो मामला होता है, अल्टीमेटली उसमें ढकलाने का संभावना रहता है। तो कन्वर्सेशन बना रहे, उसके लिए मैं अपना आपत्ति जो है 5 ब्रॉड पॉइंट है। पहला मेरा असहमति ये है कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। 60% आबादी तो मान लीजिए कि अभी भी गांव में रह रहा है। बड़े शहरों में रहने वाला आबादी कम है, उसमें अंडर 25 और कम है, उसमें भी खास तरह के स्कूलों में जाके परफॉर्मेटिव वोकनेस करने वाले और कम है। तो उनको हमारा ऐसा रिप्रेजेंटेशन मतलब एजेंसी दे देना रिप्रेजेंट करने का, ये उसी तरह का है कि आप मान के चले कि पूरा बजरंग दल ही हिंदू धर्म का जो रिप्रेजेंट करता है, तो वो ठीक नहीं है, मेरे को ऐसा लगा। दूसरा ये है कि मान के चलिए कि है भी वही लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है ना कि वो स्टैग्नेंट ही रहेगा, उसमें चेंज आने का ज़्यादा संभावना है। अब हो सकता है कि आप लोग 10वीं क्लास में ही सब जान गए थे, मैं तो 10वीं क्लास में घनघोर जातिवादी था, रिजर्वेशन के खिलाफ था, लेकिन पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि गलत थे। तो 18 साल या 16 साल के बच्चों का परिवर्तन, मतलब पॉजिटिव तरीके से परिवर्तन होने का संभावना ज़्यादा है। चिंता आप ज़्यादा उस बात का होना चाहिए कि उन लोगों का क्या होगा जो 55 साल में यात्रा कर रहे हैं या 70 साल में दाढ़ी बढ़ा के पोजीशन ऑफ पावर घेरे हुए हैं और जो मान के चल रहे हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, उनसे ज़्यादा घबराने का ज़रूरत है। हम लोग तो मान लीजिए कि 4-5 जगह लात खाएंगे, गाली सुनेंगे तो सुधर जाएंगे। अगले जो है वो उनका तो स्कीम कम है ना सुधरने का, तो उस पर वो ज़्यादा डरावना है।
10-15 साल के पेसिमिज्म से भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, इसलिए कि मान लीजिए कि तमाम खराबी है कैंसल कल्चर में, लेकिन कैंसल कल्चर कितना भी एक्सट्रीम चला जाएगा तो एक्सक्लूजन से एक आध दो आदमी ही आत्महत्या करेंगे। आज के 10, 15, 20 साल पहले 25 साल के कम उम्र वाले मस्जिद ढहा रहे थे और दंगा कर रहे थे। तो एटलीस्ट अभी तक हमारे पास एविडेंस नहीं है कि कैंसल कल्चर वाले उतने बड़े पैमाने पे वायलेंस को इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। और अगर 1000 से इकाई में जा रहा है डेथ, तो वो इंक्रीमेंटल चेंज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बाकी ताऊ मेरे को लगता है मजाक में कह रहे थे कि ट्विटर विटर छोड़ दो, लगता है बर्डन ऑफ चेंज हम पे ही क्यों रहेगा भाई, सब मेधा पाटकर हो जाएंगे तो योगेंद्र यादव कौन बनेगा बताइए। हम लोग को भी एक्टिविज्म करने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी लोगों को है। हमको नहीं बदलना है दुनिया, मान लीजिए किसी को, हमारे लोगों को लिंग ही बदलना है तो वो भी ठीक है, दिखावा सभी लोगों को करने का बराबर अधिकार होना चाहिए ना। हम पे ज्यादा बर्डन क्यों रहेगा, हम भी नहीं करेंगे, आप भी मत करिए, रिलैक्स रहे, एक ही साथ खत्म हो जाए। बाकी आखिरी बात तख्ती वाला देखिए ये है कि वो उसमें भी तमाम तरह का समस्या है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 118 जेंडर हो, प्रोनाउंस वगैरह होगा तो 118 पॉलिटिकल पार्टी भी है। और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि दे देम वाले को अगर आप शी हर बोल देंगे तो वो आपको कैंसिल ही करेगा एट द मोस्ट। आप किसी डीएमके वाले को या सीपीएम वाले को बीजेपी वाला बोल देंगे तो वहाँ हत्या होने का संभावना है। तो उसमें भी प्रोग्रेसिव मतलब इंक्रीमेंटल चेंज जो है उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो ये 5 वो है, इसको अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन मेरा को ये था कि किसी को तो कहना था तो हम सोचे कि हम ही कह देते हैं। बाकी फर्जिफिकेशन खूबसूरत शब्द है, इसको ऑक्सफोर्ड वालों को लेना चाहिए। इतना ही था, भूल चूक माफ, बाकी और लिखा जाए, लंबा हो जाता है इसलिए वॉइस नोट भेजे हैं। ठीक अरे है, बढ़िया, ये विज़ार 5 इंडिया, विज़ार ब्रॉड के- पॉइंट्स इन्होंने बोले, हम उसको अन्यथा क्यों लेंगे, यथा लेंगे एकदम। बहुत बहुत मज़ा आया। और आप जो कह रहे थे, आप हमसे अलग नहीं कह रहे हैं। आप बहुत दरअसल वही हैं जहाँ पे हम थे। बहुत और- बढ़िया, ये बात सही है कि दुनिया जो है प्रोग्रेस ही करती रही है और आगे भी प्रोग्रेस ही करेगी। वायलेंस तो कम होगा पहले से, प्रॉब्लम है मेंटल बैलेंस का, वो नहीं तो बिगड़ेगा। मैं नहीं मानता हूँ कि वायलेंस कम वायलेंस कम होगा बाबा। वायलेंस हम लगातार ने- प्राचीन ताऊ, युग से अभी तक कम वायलेंस वायलेंस ने होते जा रहे हैं। अपना चेहरा, तरीका, नवैयत बदली है। इंसान को मार रहा था, इंसान पहले केवल मार के ही खाता था, अब इंसान मार के नहीं खा रहा, लेकिन इंसान बहुत सारी और चीज़ों को मारता चल रहा है। मैं कई बार ये समझता हूँ, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वायलेंट लोगों ने कभी पिस्तौल नहीं चलाई, उन्होंने कलम चलाई, उन्होंने फैसले लिए, उन्होंने ज़बान चलाई और लाखों लोग, हज़ारों लोग मार दिए गए। नीतियों से जितने लोग मरे हैं उतने लोग दंगों से नहीं मरे हैं इस देश में। तो मेरा मानना यह है कि वायलेंस का कैरेक्टर चेंज हो रहा है माइंड में, विद वायलेंस विद देमसेल्व्स, है ना, खुद के साथ हिंसा, समाज के साथ हिंसा, विचारों की हिंसा अपना स्कोप बदलेगी। क्योंकि पहले व्यक्ति जितना मुक्त था उतना मुक्त व्यक्ति अब है नहीं। पहले कोई सर्विलांस जैसी चीज़ थी ही नहीं, लोग कुछ कुछ चीज़ों से अंदाज़ा लगाते थे कि ये हुआ है। आज आपको सब कुछ पता है। ये 3 ताल अगर हम नहीं भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो गूगल ने तो पूरा सुना है कि हम लोगों ने क्या बातचीत की है। ब्रेक में हम क्या बोले थे वो भी गूगल ने सुना है। जो 3 तालियों ने नहीं सुना है, गूगल को पता है कि क्या कहा गया है। तो वायलेंस का स्कोप चेंज हुआ है, इसलिए इंसान ने अपने वायलेंस को स्मार्ट किया है। हिंसा कहीं जाने वाला नहीं है, आदमी के खून में हिंसा है, जीव के खून में हिंसा, हिंसा कतहु न जाए। मैं मतलब इस पे एक अलग विषय अपन करेंगे, मेंटल बैलेंस वाली जो आप बात कर रहे थे ना। इंक्रीमेंटल चेंज है, वायलेंस धीरे धीरे हर साल, हर सदी में कम होता जा रहा है, पर मेंटल बैलेंस क्यों बिगड़ता जा रहा है? अगर वायलेंस कम हो रहा है तो इंसान को ज़्यादा शांति और ज़्यादा सुकून से पहले रहना चाहिए। शरीर को पेलते थे, शरीर शाम को थक जाता था, गहरी नींद आती थी, खर्राटा मार के सुबह उठते थे, फिर शरीर को ही पेलते थे। अब शरीर पेलाता ही नहीं है, और शरीर हिंसा दिमाग को शरीर से होती है। खुद तो भी आदमी दिमाग को गुस्से में किसी को तमाचा मार देता था, तो शरीर से कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ दिमाग पे से है। अब क्या करें? और उसमें मतलब मैं इसलिए अभी हम पूरा भी topics दिमाग में, को की मार ले रहे हैं और शरीर भी मिलके दिमाग की मार ले रहा है एकदम। और इसमें एस्पिरेशंस का भी शायद रोल, जो हम एस्पिरेशंस का, रफ्तार का, आपके समय का, जो आपकी जो एक्चुअल प्रैक्टिकल रियलिटी है, जिस फिजिकल रियलिटी में आप रह रहे हैं, उसमें स्कोप नहीं है एस्केप का। अगर मैं ये तय कर लूँ कि नहीं मुझे अपना UIDAI, पासपोर्ट, मोबाइल, सिम कार्ड
ये सब सरेंडर कर देना है, ईमेल ख़त्म कर देना है और जीवित रहना है, बड़ा मुश्किल है भाई साहब। और आप अगर उसके बाद जी भी रहे होंगे ना, कोई नोटिस नहीं करने वाला है। आप पिटीशन डाल के देखिए ना, आपसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। बाबा का हुआ कि सबने कहा कि सपने देखो, ठीक है। मुश्किल ये है, एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई मेरी जैसी भी। अभी तो कुछ ही साल हुए हैं मैंने सपने देखना बंद कर दिया, क्योंकि पहले जो देखे थे उसमें से एक भी सच नहीं हुआ है। बुरा नहीं हुआ है मेरे साथ कुछ, सब अच्छा हुआ है, पर वो नहीं हुआ जो मैं सोचता था होगा। उसके बाद उसकी फ्यूटिलिटी पता चल गई। यार सपने क्यों देखूं, नहीं देखूंगा। मशीन लगा के सो जाऊंगा लेकिन सपने नहीं देखूंगा। हाँ, हमारी थ्योरी वही था। न रात में न दिन में 3 फेजेस आए जिंदगी में। पहले सबने कहा अपने देखो, तो हम अपने देखते रहे। ये अपने हैं, ये अपनी बिरादरी के हैं, ये अपनी जात के हैं, ये अपने पटीदार हैं, ये अपने धर्म के हैं, ये अपने भगवान हैं, ये अपनी पहचान है। ये सबने कहा अपने देखो, हम अपने देखते रहे। फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि अपने देखने के चक्कर में तो यहीं रह जाओगे, बाहर निकलो, सपने देखो। सपने देखने शुरू किए। सपने देखते देखते उस वक्त लगा कि नहीं, मतलब हम ये किस्सा सुना चुके हैं कि कई बहुत सीनियर कम्युनिस्ट टाइप के, प्रोग्रेसिव टाइप के लोगों को हम कहते थे कि तुम लोग से तो कुछ हुआ नहीं, जो कुछ करना है हम लोग को करना है, तो डोंट टॉक रबिश, ज्ञान देना बंद करो। इस तरह झलक देते थे। अब लगता है कि अब नए देखो, तो अब नए देखते हैं। अब जो है ना, जो हम लोग शुरू में बाबा की बात कर रहे थे, अब हम बाबा मुद्रा में लौट के आ गए। लौट के अब संन्यास हुआ जाता है, तो हुआ चाहता है। चिट्ठियाँ भेजिए, आपको चिट्ठियाँ भेजनी है। आपको मालूम है किन किन विषयों पर, सलाह वीरों पर, और आपके लिए कोई लाइफ चेंजिंग सलाह रही हो तो उस पर भी, जो सलाह के बारे में हमने आज सलाह दी है कि सलाह हम नियमानुसार चार्ज करते हैं। कृपया स्पॉटिफाई पे जाके 5 स्टार लाइक दें, कमेंट भी कर दें उसमें। we'll एप्पल और charge you for स्पॉटिफाई this, पे हाँ। टाइप करके कमेंट। और ये सलाह सही हो या आवश्यक नहीं है। और अनीश भाई, 2 एपिसोड पहले हम लोगों ने जो सलाह दी थी, जरूरी नहीं वो सलाह सही हो। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, हमने सलाह दी है। विवेक का इस्तेमाल तो मैं करता हूँ, विवेक इस्तेमाल होने को तैयार नहीं। बागी हो गया है। और सपना मैंने देखा नहीं है, सपना में जाके देखा था रोजा। ठीक है, तो चिट्ठी भेजिएगा ट्विटर के ब्लू टिक्स पर। और ताऊ और बाबा होने का, उसका जो प्रचलित मीनिंग पे जो हमने बात की, आपके बाबा और ताऊ की क्या यादें हैं, उस पर चिट्ठी भेजने का तरीका वही है, radio@aajtak.com, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 3 तालियों का, उसमें अगर आप नहीं हैं अभी, शामिल होना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर आप हमें मैं भी 3 तालियाँ लिख के भेज दें, हम आपको ऐड कर लेंगे। 9953323303। 109वें एपिसोड में हम मिलते हैं। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो।